नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका जगुड़ी और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। कोरोना वैश्विक महामारी देश में लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में आज लॉकडाउन 3.0 का अंतिम दिन है, तो वहीं लॉकडाउन 4.0 को लेकर भी लोगों में चर्चाएं तेज है कि क्या कुछ रहने वाला है लॉकडाउन के 4.0 में। तो हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सभी जो मेहमान हैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ हैं मौजूद जयकृत कंडवाल, राज्य आंदोलनकारी हैं, और राज्य आंदोलनकारी दूसरे हरजिंदर सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रेम सिंह एडवोकेट और समाज सेवी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुरेश दास प्रचार सचिव और साथ ही ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। इन तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं हम। सबसे पहले मेरा सवाल जयकृत कंडवाल जी से है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि लॉकडाउन जो 3.0 है वो आज खत्म हो रहा है, वहीं अब जो लॉकडाउन का 4.0 को लेकर भी लोगों में चर्चाएं तो देखने को मिल रही है कि, और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर ये भी कहा है कि जो नया लॉकडाउन 4.0 है वो नए रंग में दिखेगा। तो आपकी क्या नजरिया, आप क्या मानते हैं कि क्या क्या छूट सरकार को यहाँ पर देनी चाहिए लॉकडाउन 4.0 में, क्योंकि मौजूदा हालत आप देख रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी लगातार संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। जी देखिए, एक जो भी सरकार के यहाँ पर प्रिकॉशंस रहे हैं या सरकार के जो स्टेप्स रहे हैं सामाजिक स्तर पर, जो उन्होंने जनता को मोटिवेट किया है, वो एक बहुत अच्छे कदम रहे हैं अभी तक, तीसरे। लेकिन अगर चौथे लॉकडाउन की शुरुआत की बात करते हैं हम, तो जैसे अभी 8 कोरोना मरीज यहाँ पर बढ़े हैं, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर बढ़ना वो उस प्रकार से बढ़ रहे हैं जैसे पहले नहीं बढ़े थे। वो आइडेंटिफाई हैं, जो 8 मरीज में मिले हैं या आने वाले समय में जो मिलेंगे, वो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, वो बॉर्डर पे आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनका चेकअप हो रहा है बाकायदा, और तब वो उनको घर में होम क्वारंटाइन किया जा रहा है या क्वारंटीन किया जा रहा है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ये एक ये है, और जो कि अभी भी जितने भी लोग आएंगे, जो भी आ रहे हैं प्रवासी उत्तराखंडी, उन लोगों का चेकअप के माध्यम से सारी चीज़ें प्रसिद्ध हो रही है। और आगे वाले जो गवर्नमेंट, आपने सवाल किया कि गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या रियायतें देनी चाहिए, मुझे लगता है बाजार की मांग है, जनता की मांग है कि इसको जो 4 बजे तक का समय है उसे बढ़ाया जाए। हरजिंदर जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में लगातार संख्या जो कोरोना मरीजों की वो बढ़ रही है, और ऐसे में जो माना जा रहा है प्रवासियों का जो आने का सिलसिला है वो वजह मानी जा रही है कोरोना की संख्या बढ़ाने में। तो क्या लगता है कि प्रवासियों का आना कहीं ना कहीं सरकार इस चीज में गंभीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरीके से बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय यहाँ पर है। ऐसा है कि जब से कोरोना वायरस का प्रकोप आया है और सरकार ने जो लॉकडाउन की घोषणा की है, आप ये देखिए कि 5 मार्च को हमारे पूरे देश के अंदर 30 केसेस थे और 5 मई को वो 50,000 से ऊपर हो गए। तो आप इसकी गंभीरता को समझना चाहिए हम लोगों को। लेकिन अब ये देखा गया, सरकार ने जो गाइडलाइन इसके लिए जारी की हैं बहुत अच्छी गाइडलाइन है, और उन गाइडलाइन के द्वारा ही फिलहाल इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन देखने में आया है कि सरकार ने जो रियायतें दी हैं और जो गाइडलाइन के तहत रियायतें दी हैं, रियायतों का फ़ायदा तो ले रहे हैं लोग, लेकिन गाइडलाइन का जो है अनुपालन हो नहीं रहा है। आप दुकानों पे जाइए, मास्क बिना लगाए जो है दुकानदार खड़ा है, और जो गोले दुकान के बाहर बनाए गए हैं तो वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। आप जाके देखिए, गोलों में कोई नहीं खड़ा हो रहा है, दूरी बना के कोई खड़ा नहीं हो रहा है। तो अब जो बाहर से आने वालों की बातें हैं, जो सरकार ने दूसरे प्रदेशों से यहाँ लाने की जो बात की है लोगों को, उस पर हमारा ये कहना है कि हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिख के भेजा है। हमारा ये मानना है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चलो आप पे दबाव है, आप राजनीतिक लाभ हानि को देखते हुए उन्हें लेना चाह रहे हो, या जो भी आपका नज़रिया सरकार का, लेकिन जो बाहर से लोग ला रहे हैं उनके लिए ये व्यवस्था की गई है कि उनको घर पे क्वारंटाइन किया जा रहा है। हमारी उस पर आपत्ति है, और हम ये चाहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था के तहत सरकार को बनाने चाहिए। सारे के सारे जो होटल और क्या कहते हैं, जगह जगह स्कूल, धर्मशालाएं सारी खाली पड़ी हैं।
आप वहाँ पे क्वारंटाइन के सेंटर बनाइए, और जितने सामाजिक संगठन हैं वो लोग खाना खिलाने के लिए तैयार हैं। आपको खाना भी फ्री में मिल रहा है, फ्री में जगह मिल रही है, तो आप उन्हें 14 दिन वहाँ पे रखिए जो बाहर से आता है। फिर अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो तब आप उन्हें उनके घर पे भेजिए। अब क्या हो रहा है कि सीधा घर पे भेजा जा रहा है, सीधा घर पे अगर वो पॉजिटिव निकल रहा है तो उसके घर भी प्रभावित हो रहा है, वो क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। मसूरी उसका उदाहरण है। पूरा का पूरा एक आदमी की वजह से पूरा लंडौर बाजार बंद करना पड़ा है। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर 9 जिले हमारे ग्रीन हैं, ग्रीन जोन में हैं, और वो जो बचे हुए हैं, और यहाँ की जनता ने सरकार का बिल्कुल सहयोग करते हुए अभी तक कोरोना वायरस को बिल्कुल स्टॉप करके रखा हुआ था। और जो 20, 21, 50 जो केस बड़ी मुश्किल से 2 महीने में आए थे, वो भी मैक्सिमम बाहर के थे। तो लिहाजा इस समय गाइडलाइन का पालन बिल्कुल सरकार नहीं करवा रही है, और सरकार की ये जो गाइडलाइन का पालन ना करवाना ही कोरोना फैलाना मेरे को लग रहा है। लेकिन यहाँ पर तो खुद सूबे के मुखिया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर खुद ये बात कह रहे हैं कि अभी और संक्रमित आंकड़ा जो है कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रवासियों का लगातार आ रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में। कई रजिस्ट्रेशन बाहर से लोगों ने किया है। जब सीएम ही ये बात यहाँ पर कर रहे हैं कि संक्रमण की संख्या बढ़ेगी, तो ऐसे में जनता को क्या मतलब एक मैसेज संदेश, देखिए सूबे का सीएम ही है ये बात कह रहे हैं। अब सूबे के सीएम की बात लीजिए, जो आपने बात की है, कल के अखबार में पढ़ी है आप, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से सीमित पर्यटन खोलने की बात की है। हम मानते हैं कि सरकार को इस समय नुकसान हो रहा है, उसे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है, लेकिन इस समय माहौल ऐसा नहीं है कि आप पर्यटन को खोलने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे आप अभी हालात देखिए, जो दूसरे प्रदेश से लोग आए हैं, उन प्रदेशों से ही लगातार आंकड़े एकदम तेजी से बढ़ रहे हैं, और कुछ ही 2-4 दिन में ही डबल हो गए हैं। तो आप उसको भी नज़रअंदाज, उससे कोई सबक नहीं ले रहे हैं, और उल्टा जो है सीमित पर्यटन खोलने की बात कर रहे हैं। और सीमित पर्यटन खोलने के लिए आप इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है किसी के दबाव में ये बात कर रहे हैं। तो इस समय प्रदेश को अगर बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो गाइडलाइन का बहुत सख्ती से पालन होना चाहिए। ये जो ढील देने वाला काम है, ढील भी उतनी दी जाए जिससे कि कोरोना वायरस को रोका भी जाए, और फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति भी लोगों की भी और सरकार की भी ठीक रहे। लेकिन पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ये देखा गया है। और आने वाला समय, इस समय आप देखना मेरी बात पे, तो उत्तराखंड जो प्रदेश है, वो जो अभी तक हम लोग बड़े गर्व महसूस कर रहे थे अपने आप को कि हमने पूरे देश के अंदर हमारा जो है उत्तराखंड का एक अलग रिकॉर्ड है, और वहाँ सब लोग देख के बड़े आश्चर्यचकित हैं कि हमारे यहाँ की संख्या बहुत बुरी तरह से हमने रोक के रखी हुई है। लेकिन यहाँ के प्रदेश की जनता की सारी मेहनत ये सरकार अपने जो है क्रियाकलापों से, मुझे लग रहा है कि उन पर पानी फेरने का काम करेगी। जी, मेरा अगला सवाल प्रिंस सिंह जी से है। सर, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के लिए 20 लाख करोड़ का बजट यहाँ पर दिया है, क्या लगता है आपको कि जो अर्थव्यवस्था है देश की, वो इस बजट से कहीं ना कहीं सुधरेगी, या फिर जो नीचे तबके लोग हैं वहां तक तो जो बजट में रखी गई है वो उन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि बीच में ऐसी कई चीजें आ जाती है जिनसे जो बजट की यहाँ पर बात पीएम मोदी ने की है वो उन गरीब तबके लोगों तक यहाँ पर नहीं मिल पाती है। देखिए, ये जो 20 लाख करोड़ आपकी बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं थोड़ा इसके आधारभूत जो चाह रहा है, जहाँ से शुरुआत हुई, क्षमा चाहूँगा। अब ये तो पूरी दुनिया को पता है। जब भारत में आया, आप उस वक्त थोड़ा बीबीसी शायद चिल्ला के थक गया था। ये हिंदुस्तान में तो नहीं हुआ, वुहान शहर से शुरू हुआ, और हम उनको बाहर, अपने जो हमारे लोग थे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, प्रवासियों के खिलाफ नहीं हूँ, सब हमारे हैं। हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आप उनको बाहर से लाए तो भाई आपने क्वारंटाइन सेंटर तभी बना देना था। उनको सीधे एयरपोर्ट से आपका 28-20 जो भी है, कुछ तो खैर ये रात दिन बेचे ना, कल की न्यूज़ है, कुछ ये और नीलामी करेंगे। तो भाई आप उनको लाए तो आपकी क्वारंटाइन सेंटर आप बना देते, जो 20-25 है, अब पूरे देश में फैल रहा है। अब इसका एक तरफ से लाइलाज पहली है, और आप उसको लाइलाज को सुपर लाइलाज कर चुके हैं। मेरे एक पड़ोस में है, शायद ये सबको पता है, कि जब विदेश से आए, मामूली होटल में हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, और वो आपने एक महंगे होटल में ठहरा दिए। सुना एक कोई परिचित हैं चेन्नई में, शादी वगैरह में गए तो उनको भी महंगे होटल में ठहरा दिया। और ये तो पहले ये जो इनकी गवर्नमेंट सत्ता की सांठ गांठ है, ये तो ओपन पब्लिक को तो करें।
सवाल ये जो अब आ रहा है प्रवासियों को, जैसे हरजिंदर सिंह साहब ने कहा, मेरा ये कहना हम किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। आज मैं चाहता हूं कि ये लोग ना आए, क्योंकि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन कल मैं बीमार हो गया तब मेरा स्टेटमेंट दूसरा होगा। सवाल आता है बजट की बात में, आपने क्वारंटाइन सेंटर सुना, गांव जहां पहाड़ में सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है। आज एक छोटा मेरे नैनीहाल में चिल्ला चमोली में एक पत्रकार लिख रहा है, वो क्योंकि गांव फंसा है, तो मैंने कहा भाई तुम ताली मत बजाओ, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जितनी भी राजनीतिक दल है इनसे ऊपर उठ के ये आम जनता के लिए आप क्या सुविधा है, वहां पर लेडीज टॉयलेट है या नहीं है, पहले तो था नहीं, अब रातों रात क्वारंटाइन सेंटर आपने अगर डिक्लेयर कर दिया है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है, पानी, बिजली, जो यहाँ से गर्मी के दिन हैं वो गए मामूली कपड़े में, आप कई एग्जाम्पल हैं पहाड़ में जो जा रहे हैं, या जैसे कोई हिमाचल वगैरह जहाँ बहुत ठंड है वहाँ उनके पास कपड़े नहीं हैं, आपने तो उसको पकड़ा, गोचर में पकड़ा, आप पुलिस क्या कर लेगी भाई, पुलिस तो आपकी है ना, प्रजातंत्र में सब आपका है, तो कहीं क्या व्यवस्था है ये पहले। अब कहीं मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, तहे दिल से शुक्रिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है, इसका मतलब फिर देगा कौन। सवाल एक और आता है, जो अब आप बजट की बात कर रहे हैं, जहां मैं बहुत कमजोर हूं और बहुत कम बात करता हूं, मुझे लगता है ये 20 लाख करोड़ कितना है, वो कहीं ये 15 लाख की तरह तो नहीं जो हमारे खातों में आज तक नहीं पहुंचे। आपका सुना अभी, अगर ये सच है, बड़े शर्म की बात है पूरे देश के लिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे जो जनता की अदालत, हाई कोर्ट वगैरह, वहां भी सुना एफिडेविट डाल दिया गया है, अगर ये सही है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, फेसबुक में आया है कि सरकार ने वहां एक एफिडेविट डाला है कि रोड में कोई नहीं मरा है, अखबार में भी सुना अभी आ चुका है। तो जब रोड में कोई नहीं मरा है, वहां पे देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जनता की क्या रुख अपनाती है, और जिसने वो पिटीशन लिखी है क्या वहां न्याय होता है, ये वक्त में हम छोड़ते हैं। और सवाल जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, ये जो बजट है वो क्वारंटाइन सेंटर हैं, कहीं ये ना हो कि वहां और बीमारियां हों। जी, तो मेरा अगला सवाल सुरेश दास जी से है। उत्तराखंड में कल यानी शनिवार में जो कोरोना की संख्या 9 मरीज सामने आए हैं उत्तराखंड में, तो ऐसे में अब एक प्रस्ताव भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि चारधाम यात्रा को जो सरकार है, अंदर ही अंदर बात चली है कि सरकार जो है चारधाम यात्रा को शुरू करने की मनसा में है। तो यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि कोरोना प्रवासी लगातार आ रहे हैं, कोरोना की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है, और ऐसे में अगर सरकार चारधाम यात्रा करा रही है, क्या उनका ये फैसला, ये प्रस्ताव सही है? ये चार धाम यात्रा तो अभी प्रतिबंध कर देना चाहिए था। जो कोरोना के मरीज जो बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए चार धाम यात्रा पे रोक लगा देना चाहिए था सरकार को, और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था कि जो प्रवासी आ रहे हैं उन पे भी यहाँ बॉर्डर पे ना आया जाए, जहाँ जो प्रवासी रह रहे हैं उनकी सुविधा वहीं पे उपलब्ध करवा दिया जाए। मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं ये लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन में कहीं ना कहीं हालांकि लोगों को परेशानियां भी यहाँ पर हुई है, लेकिन अगर वातावरण की हम यहाँ पर अगर बात करें तो वातावरण काफी शुद्ध हुआ है। गंगा जो बिल्कुल स्वच्छ नहीं रहती थी, लोग जो भारी संख्या में लोग हरिद्वार में पहुंचते थे, लेकिन आज की अगर डेट में हम गंगा की स्वच्छता की बात करें तो प्योर आज स्वच्छ हो चुकी है गंगा। तो क्या लगता है कि सरकार को गंगा की ओर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। पूरे हिंदुस्तान के क्या पूरे विश्व का पर्यावरण सही हो गया है और शुद्ध हो गया है, जिसके लिए लाखों करोड़ों रुपया जो है खर्च किया जाता था। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में सन 80 के बाद से गंगा बेसिन के नाम पर 20,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है, और 14 के बाद से फिर गंगा एक अभियान चला, स्वच्छ गंगा अभियान नाम से, उस पर भी 2200 करोड़ रुपए का 22,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि सरकार का जो ये गंगा बेसिन का है या स्वच्छ गंगा अभियान है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इस कोरोना महामारी में एक चीज़ देखने आया कि आप स्वयं स्वच्छ हो जाएं, आप स्वयं स्वच्छ रहें, गंगा स्वयं स्वच्छ हो जाएगी। दूसरा नंबर, एक और चीज़ मैं आपका एक पुराना सवाल लूँगा अभी, कि आपने कहा जिस प्रकार से कि 20,000 करोड़ की बात जो कही, जो हमारे एडवोकेट साहब दानू जी से आपने बात की
मैं यहाँ पर इसलिए उस बात को कोट करूँगा कि 20,000 करोड़ का जो पैकेज है, आप लोगों 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, वो पैकेज लगभग आप अगर पुरानी दस्तावेजों को टटोलेंगे बाद 19 के बाद सरकार के चुनाव के बाद के, तो आप मानेंगे कि वो इसी प्रकार के बजट के घोषणा परिणामों का में कोई अंतर नहीं है जिस प्रकार के ये 20 लाख करोड़ है। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, इस कोरोना महामारी में जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं या बजट से तात्पर्य जो आपने सवाल किए हैं, इसमें सरकार को सामंजस्य बैठाना है। कैसे कि आप स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल छोटे दुकानदार, आप एक बात सुनिए, माइग्रेंट वर्कर लगातार पैदल चल रहा है, क्या वो कोरोना महामारी से इफेक्टेड नहीं होगा? क्या उसके लिए क्या उसकी जान इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है? क्या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही महत्वपूर्ण है? सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि आखिर हमारा ये माइग्रेंट लेबर जो है वो वापस क्यों जा रहा है? उसके लिए सरकार, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें जितनी भी हैं वो दोषी हैं। उन्होंने इनके लिए क्यों जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दी है? सवाल यहाँ पर होना चाहिए। 20 लाख करोड़ उन लोगों के लिए नहीं है जो पैदल चल रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो लोग आज भी लोन लेके बैठे हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लोन लिया है अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने संस्थानों के लिए, और आज उन्हीं लोगों की रियायतें दी जा रही हैं। जो आप अगर इस पूरे पैरामीटर को पढ़ेंगे, अगर इस 20 लाख करोड़ के आप को पढ़ेंगे, तो इसमें सरकार किसी को लिक्विडिटी नहीं दे रही है। और जो कि सरकार को करना चाहिए था कि आम जनता को पैसा दे, आम जनता को पैसा देगी तो बाजार में मांग, डिमांड पैदा होगी, अगर डिमांड पैदा होगी तो उत्पादन होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि आप जो है लोन लीजिए और अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान जो है बढ़ाइए, उससे जो है मार्केट इस्टेब्लिश होगा। लेकिन ये कहीं नहीं होने वाला, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और सरकार ने 1 से 2-3 साल के बीच में इसका अंतर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन जहाँ तक कोरोना का संबंध में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। प्रवासी उत्तराखंडियों को मरने नहीं दिया जा सकता, उनकी वापसी संभव है, उनकी वापसी होनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक जितने भी आपके बॉर्डर पे जो इनकी चेकिंग अभियान चल रहा है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, और ऐसे ही लगातार चलेगा तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे संक्रमितों की संख्या। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, यहाँ पर लॉकडाउन तो चल रहा है और ऐसे में उत्तराखंड में प्रवासियों का आने का सिलसिला जारी है, लेकिन क्या लगता है जो प्रवासी आ रहे हैं, जो अब उनके सामने एक गंभीर चिंता का विषय यही है कि रोजगार क्या हो, क्योंकि रोजी रोटी एक बड़ा अहम मुद्दा है उनके लिए। लेकिन अगर क्या लगता है कि जो राज्य की सरकार है वो किस तरह के रोजगार इन लोगों को देना चाहेगी जो प्रवासी लौट के आ रहे हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि जो आ रहा है उसके सामने उसका पुराना रोजगार तो लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी खंडवाल साहब ने दोबारा मांगा कि साहब में जो आपने 20 लाख करोड़ की बात चल रही है, कल ये परसों ही बात हो रही थी, ये पैसा उसके लिए है जो मोटा मोटा तो पब्लिकली मेरे स्पीच भी जाएगी, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, जिसका काम है, और उसके पास तो जा ही नहीं सकता जो इनका नॉर्म्स बना है। अब ये सरकारें मतलब जो भी सत्ता में हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारा कहना है कि आपकी ईमानदारी नाम की न कभी थी जब से आप बने हैं, न कभी हो सकती है। आप साफ साफ कह दें कि क्यों आप अपना 15 लाख की तरह, जो मैं कह चुका हूं, जिनका रजिस्ट्रेशन है, जो काम पहले से कर रहे थे, 99% लोगों का रजिस्ट्रेशन, ये हिंदुस्तान है, यहाँ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लोग चोरी छुपे जो है बिजनेस करते हैं। चोरी छुपे का मतलब ये है कि साहब रातों रात मकान जो बनाई और उसका MDDA से सबसे डरते हैं। जैसे सपोज इसी शहर का ले ले, लगभग 99 नहीं तो 98% इनकी स्कीम से जो 20 लाख करोड़ है वो बाहर है, और नहीं है तो जवाब देने के लिए ये बाध्य है। सवाल है जो अपने प्रवासी आ रहे हैं, केवल उत्तराखंड के नहीं पूरे हिंदुस्तान के जो रोडों में मर रहे हैं। आपने तो कहा था हवाई चप्पल वाला एक दिन साहब हवाई जहाज में जाएगा, पुलवामा वाले को तो कई बार रिपोर्ट थी कि हवाई जहाज से इनको निकालो। आप, ये इनपुट था सुरक्षा एजेंसी का। आपने इन मजदूरों को कहा था कि साहब इलेक्शन से पहले आज तक उनके कितने मर गए, एफिडेविट जो मैं कह चुका हूं सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। अब इनका क्या होगा, खुदा गवाह है, ईश्वर मालिक है कि साहब इनका अब भगवान मालिक है। ये अपने घर लौट रहे हैं, ये क्या करेंगे? आपको कुंभ चलाना है, आपको फूलों की वर्षा करनी है,
तेल लेने जाए आपका कुंभ, किसी भी धर्म संप्रदाय का कोई आयोजन, सिर्फ आम जनता की कभी इन्होंने नहीं सोची। आम जनता भी अपने आप पे सीरियस नहीं है। ये कल गांव जाएंगे, आज क्वारंटाइन जो सेंटर की बात हो रही, उनके हालात क्या हैं ये सब जग जाहिर है। कल भाई इनका रोजगार के लिए क्या होगा? आपने तो कुंभ की जो बात कर रहे थे, बड़े बड़े बंदर जाके गांव में छोड़ दिए हैं। वहां के लोग जो हैं, अब जो उस स्थिति में जो बहुत समय हो चुका है, कई दशक बीत चुके हैं, उनको आदत बनानी पड़ेगी। अरे ईमानदारी से कहिए ना, जो प्रवासी आ रहा है, चाहे जैसा भी हो, जैसे विदेशियों में होता है, आइए तुम आए हैं, आप पैसा पकड़े। जो खंडवाल साहब कह रहे हैं, जो बनर्जी साहब को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनको ये गालियां देते हैं, जो नोबेल पुरस्कार वाले हैं, इनकी जो सोच है, विचारधारा है, जो हल है इस चीज का, हल मेरे पास नहीं है। जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कई बार दे चुका, आप आम जनता की जेब में पैसा डालेंगे, वो बाजार में खर्च करेगा, पूरी अर्थव्यवस्था पुनः जागेगी। ये करने वाले नहीं, क्योंकि इनकी रगों में ईमानदारी है ही नहीं और ना हो सकती। तो सवाल इनका फिर वहीं आता है। आप जाइए गांव में, जो प्रवासी आगे हैं पूरे हिंदुस्तान में, मेरा मतलब सीमित नहीं है, आप उनसे पूछिए तू तकलीफ में है। जो बनर्जी साहब कई बार कहें, भी कणवाल साहब ने दोबारा मांग के कहा ना, उसको आप पैसा दीजिए आम आदमी को, वो बाजार में जाएगा, भूखा है, वो खर्च करेगा तो जो आप कह रहे हैं उत्पादन बढ़ेगा बाजारों में। आज अभी आते हुए कणवाल साहब और जब अभी जेडीएस साहब हम सब आ रहे थे, ये बात चल रही थी कि भाई बाजार में कोई जो आ भी रहा है ना, अभी 100-200 रुपए का तेल खर्च करके कुछ नहीं बिक रहा है। सब्जियों के दाम आप देखिए, सब्जी इससे ज्यादा पहले सस्ती नहीं हुई थी। फल जो है सब्जी के रेट में मिल रहा है, खरीदार नहीं है। खरीदार इसलिए नहीं, जो आम आदमी हिंदुस्तान में ज्यादा है, उसकी जेब में पैसा नहीं है। पहले उसकी जेब में पैसा डालिए। जी हाँ, बाइंग कैपेसिटी उसके पास है नहीं। थैंक यू। और उनके लिए अब रोजगार देना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर समय की पाबंदी के देखते हुए मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद और मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।